So let's get started with the Target High book National Notes Set Test 2 questions. तो ये MSN का पार्ट है और हम इसमें 1 by 1 क्वेश्चन के आंसर विद रेशनल देखने वाले हैं. ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा. अ रजिस्टर्ड नर्स kept the resuscitation equipment available at the bedside of her assigned patient who is receiving tissue plasminogen activator because reperfusion of cardiac tissue can result in which of the following? A. Hypertension, hypothermia, seizures and cardiac arrhythmias. So the right answer is cardiac arrhythmias. तो कार्डियक अर्दीमियास क्यों सही है, बाकी के क्यों नहीं है, उसको डिस्कस करते हैं 1 by 1. तो देखो ऑप्शन डी जो कार्डियक अर्दीमिया है कॉमनली एब्जॉर्ब होता है जब हम एडमिनिस्टर करते हैं TPA, डेट इज़ टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर. तो कार्डियक अर्दीमियास जो होता है वो एसोसिएटेड होता है रीपरफ्यूजन ऑफ कार्डियक टिश्यू से, तो इसलिए ये सही है. अब देखो हाइपोटेंशन जो होता है वो कॉमनली ऑब्जर्व होता है विद एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ TPA. ठीक है, उसके बाद सीजर्स और हाइपोथर्मिया आर नॉट जनरली एसोसिएटेड विद रीपरफ्यूजन ऑफ कार्डियक टिश्यू. डेट्स वाई ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर. सेकेंड क्वेश्चन इज डॉक्टर ने ऑर्डर किया है एप्लीकेशन ऑफ नी हाई सिक्वेंशियल कंप्रेशन डिवाइस, जो कि एक नया अभी पेशेंट एडमिट हुआ है, उसको डॉक्टर ने बोला है कि नी हाई सिक्वेंशियल कंप्रेशन डिवाइस लगाने के लिए. ठीक है, ICU में. तो व्हेन द नर्स विजिटेड एट द पेशेंट बेड साइड, जब नर्स जाती है ये परफॉर्म करने के लिए इनिशियल असेसमेंट पेशेंट पे, तो रिपोर्ट करती है, वो देखती है कि न्यू पेन लोकलाइज्ड इन द राइट काफ एरिया. तो जो पेशेंट है ना, अभी उसको नया नया दर्द कहाँ उठ रहा है, उसके राइट काफ एरिया में. ठीक है, दैट इज़ नोटेड टू बी स्लाइटली रेड एंड वहाँ पे उसे थोड़ा सा लालपन और वार्म टू टच फील हो रहा है. अपॉन इनिशियल असेसमेंट्स सेलेक्ट द बेस्ट पॉसिबल इंटरवेंशन टू अप्लाइड बाय द नर्स. तो बेसिकली नर्स क्या मतलब करेगी, उसने ये सब चीज़ें ऑब्जर्व की हैं असेसमेंट के टाइम पे, तो उसका बेसिकली पॉसिबल इंटरवेंशन क्या होना चाहिए. तो ए है एडमिनिस्टर एनाल्जेसिक एंड देन अप्लाई कंप्रेशन डिवाइस. अब क्योंकि डॉक्टर ने तो कंप्रेशन डिवाइस बोला है, तो नर्स पहले उसको दर्द की दवाई दे दे और उसके बाद कंप्रेशन डिवाइस लगाए, या फिर डू नॉट अप्लाई कंप्रेशन डिवाइस और साथ में फिजिशियन को इन्फॉर्म कर दे कि उसके भाई राइट काफ में पेन हो रहा है और वहाँ पे उसे वार्मनेस और रेडेंट भी देखने को मिल रहा है एरिया, या फिर मसाज करे उसके बाद कंप्रेशन डिवाइस को अप्लाई करे, या फिर कंप्रेशन डिवाइस लगा दे और वो पेशेंट को हेल्प कर देगा. सो द राइट आंसर इज़ ऑप्शन बी, डेट इज़ डू नॉट अप्लाई द कंप्रेशन डिवाइस एंड कॉन्टैक्ट टू फिजिशियन. बेसिकली उसका जो लोकलाइज पेन है वहाँ पे आपको टेंडरनेस, रेडनेस और वार्मथ देखने को मिल रहा है. तो ये तीनों जो सिम्टम है, ये किसके हैं सिम्टम है, DVT के. ठीक है, इन दिस सिनेरियो द नर्स शुड रिपोर्ट टू द फिजिशियन. अब उस पेशेंट को DVT हुआ है, हमें खुद डॉक्टर नहीं बनना है, हमें क्या करना है, डॉक्टर को पहले रिपोर्ट करना है कोई भी चीज़ करने से पहले. डॉक्टर ने कंप्रेशन डिवाइस बोला था, तो अभी आपको उसे लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसकी वजह से थ्रोम्बस डिसलॉज हो सकता है. ठीक है, अब आप अगर सोचो कि पेशेंट को एनाल्जेसिक लगाते हैं और उसके बाद में कर देंगे, मतलब पहले दर्द की दवाई दे दो और उसके बाद, तो उससे उसका रेडनेस और वो जो वार्मथ है वो तो कम नहीं हो जाएगा. ठीक है, और बल्कि वर्सन हो जाएगा. तो इसलिए वहाँ पे नहीं लगाना है जब तक फिजिशियन ना बोल दे, हमें फिजिशियन की सुननी है. मसाज बिल्कुल नहीं करना है क्योंकि वो थ्रोम्बस को डिसलॉज कर देगा, इसलिए रिकमेंडेड नहीं है. DVT कैन बिकम लाइफ थ्रेटनिंग इफ़ द थ्रोम्बस ट्रेवल टू द लंग. भाई DVT लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है अगर थ्रोम्बस कहाँ चला जाएगा, लंग्स तक चला जाएगा, और बिकम पल्मोनरी इम्बोलस एंड एप्लीकेशन ऑफ कंप्रेशन डिवाइस में रिजल्ट इनटू थ्रोम्बस डिसलॉजमेंट. इसलिए ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज यू हैव रिसीव्ड अ 50-year-old client in emergency unit and documented the following assessment findings: severe back pain, presence of Gray Turner sign, that is nausea, blood pressure, respiration इतना है और heart rate इतना है उसका. बेस्ड ऑन अबव असेसमेंट फाइंडिंग सेलेक्ट द प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन. तो हमें बताना है कि हमारी प्रायोरिटी किस चीज़ में होनी चाहिए. ऑप्शन ए इज़ इंसर्ट द फॉलीज कैथेटर और उसका इनपुट आउटपुट मॉनिटर करो. प्लेस लार्ज बोर IV, इंसर्ट करना है नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब, या फिर प्लेस करना है क्लाइंट को लेफ्ट लिनियर पोजिशन में. सो द राइट आंसर इज़ ऑप्शन बी, विच इज़ प्लेस अ लार्ज बोर IV. तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, इमरजेंसी में जो नर्स है उसने क्या देखा कि एक पेशेंट है, उसको सीवियर बैक पेन हो रहा है, प्रेजेंस ऑफ ग्रे टर्नर साइन है, नोजिया भी हो रहा है, ब्लड प्रेशर उसका इतना है, रेस्पिरेशन उसकी इतनी है और हार्ट रेट भी ज़्यादा है.
तो इसमें वो क्या करेगी, लार्ज IV बोर्ड लगाएगी, क्योंकि देखो देयर आर सेवरल कंडीशन कॉमनली एसोसिएटेड विद ग्रे टर्नर साइन सच एज एक्यूट पैनक्रेटाइटिस, परफोरेटेड ड्यूडेनल अल्सर, rupture abdominal aortic aneurysm, and all are presented assessment finding in questions suggest a rupture abdominal aortic aneurysm. उसके बाद priority nursing intervention in this situation is to establish an IV line for immediate volume replacement. और जो ऑप्शन है ए है, विद हाइपोवॉल्यूमिया द यूरिन आउटपुट विल बी डिमिनिश्ड एंड मॉनिटरिंग इनटेक एंड आउटपुट विल ऑल्सो डन, बट इन द प्रायोरिटी इज़ टू एडमिनिस्टर IV फ्लूइड टू प्रिवेंट हाइपोवॉल्यूमिया. सो बेसिकली हमें सबसे पहले IV फ्लूइड्स एडमिनिस्टर करना है, उसके बाद ही कुछ और देखना है. और रिपोजिशनिंग बेसिकली मे पोटेंशिएट द प्रॉब्लम. नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब में भी कंसीडर बट विद सीवियर नोजिया और वॉमिटिंग. अगर वो बिल्कुल ही कुछ इनटेक नहीं कर पाएगा देन वी कैन कंसीडर नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब टू डिकम्प्रेस द स्टमक. नेक्स्ट क्वेश्चन इज यू आर पोस्टेड इन मेल मेडिसिन वार्ड. अब आपकी पोस्टिंग कहाँ पे हो रखी है, मेल मेडिसिन वार्ड में हो रखी है, और आपको एक पेशेंट असाइन है जिसकी आपको केयर करनी है, ठीक है. और वो कौन सा पेशेंट है, पर्नीशियस अनीमिया से ग्रसित पेशेंट है. विच ऑफ द फॉलोइंग लैब वैल्यूज शुड बी रिपोर्टेड टू द फिजिशियन. तो आप ऐसी कौन सी लैब वैल्यू देख के फिजिशियन के पास जाओगे कि रिपोर्ट करने के लिए कि भाई ये थोड़ा सा सोचने वाला है. तो ए इज स्टिलिंग टेस्ट एलिवेटेड, इंट्रेंसिक फैक्टर एब्सेंट, सेडिमेंटेशन रेट 16 mm/h, या फिर रेड ब्लड सेल्स विद इन नॉर्मल रेंज. तो देखो डी तो वैसे ही हट जाएगा, क्योंकि अगर ये नॉर्मल रेंज में है तो ये चिंता वाली बात क्यों ही होगी. राइट आंसर है इंट्रेंसिक फैक्टर एब्सेंट होने की, ठीक है. वो ऑलरेडी पर्नीशियस एनीमिया हो रखा है उस पेशेंट को. तो ये द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पर्नीशियस एनीमिया इज़ मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, यानी कि एब्सेंस ऑफ इंट्रेंसिक फैक्टर. जो इंट्रेंसिक फैक्टर है वो नीडेड होता है विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए. कहाँ पे प्रेजेंट होता है, जो कि इंटेस्टाइन में, ठीक है, इंटेस्टाइन में. एंड फॉलिक एसिड नीड्स विटामिन B12 फॉर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस फॉर RBC. उसके बाद ऑप्शन ए की बात करें तो एलिवेटेड स्किलिंग टेस्ट जो होता है बेसिकली इंडिकेट करता है क्लाइंट हैज़ इंट्रेंसिक फैक्टर एंड कैन एब्जॉर्ब विटामिन B12 इन इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट. तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये तो बोलता है कि विटामिन B12 प्रेजेंट, मतलब इंट्रेंसिक फैक्टर प्रेजेंट है जिसकी वजह से विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन हो सकता है. लेकिन पर्नीशियस एनीमिया के पेशेंट के केस में वो इंट्रेंसिक फैक्टर एब्सेंट होता है, इसलिए ऑप्शन ए गलत हो जाएगा. और सेडिमेंटेशन रेट की बात करें तो ये नॉर्मल रेट है मैन और वुमेन दोनों के लिए. एंड इस ये कोई स्पेसिफिक टेस्ट नहीं है डिटेक्ट करने के लिए कि इन्फ्लेमेशन है या नहीं है. इट इज़ नॉट स्पेसिफिक टू एनीमिया, सॉरी. हाँ, नेक्स्ट ऑप्शन इज़, और RBC नॉर्मल रेंज में तो वो एनीमिया कैसे ही इंडिकेट करेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वाइल ट्रीटिंग एन एल्डरली क्लाइंट विद सीवियर नोज ब्लीड. एक एल्डरली क्लाइंट है जिसको क्या हो रहा है, सीवियर नोज ब्लीड हो रहा है. तो फिजिशियन ने इंसर्ट किया है पोस्टीरियर पैकिंग ताकि ब्लीडिंग को क्या कर सके, कंट्रोल कर सके. आफ्टर इंसर्शन ऑफ द पैकिंग द नर्स विल क्लोजली मॉनिटर द क्लाइंट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लिकेशन. तो नर्स क्या चेक करेगी, अब डॉक्टर ने तो उसके नेज़ल पैकिंग लगा दिया है, उसके बाद नर्स का काम है पेशेंट को मॉनिटर करना. तो सबसे क्लोजली मॉनिटर क्लाइंट को किस चीज़ के लिए वो करेगी, वर्टिगो, हाइपोवेंटिलेशन, बेल्स पाल्सी या लॉस ऑफ गैग रिफ्लेक्स. तो देखो हाइपोवेंटिलेशन इज़ द राइट आंसर, क्योंकि नॉस्ट्रल पैकिंग क्या कर सकता है, रेस्पिरेटरी स्टेटस को अल्टर कर सकता है, यानी उसे सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, उसके नाक के छेद तो बंद हो गए ना. स्पेशली इन एल्डर क्लाइंट कैन रिजल्ट इन टू हाइपोवेंटिलेशन. अब क्योंकि वो बूढ़े हैं तो उनको वैसे भी दिक्कत ही होगी, तो हाइपोवेंटिलेशन हो सकता है उनको, ठीक है. तो नर्स को सबसे ज़्यादा क्लोजली मॉनिटर करना है क्लाइंट का लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, रेस्पिरेटरी रेट, हार्ट रेट एंड रिदम आफ्टर द इंसर्शन ऑफ पैकिंग. वर्टिगो डज नॉट अकर एज अ रिजल्ट, वर्टिगो होता ही नहीं है. बेल्स पाल्सी डिसऑर्डर होता है 7th क्रेनियल नर्व का, तो एपिस्टैक्सिस और नेजल पैकिंग से इसका कोई लेना देना नहीं है. और लॉस ऑफ गैग रिफ्लेक्स डज नॉट अकर, क्योंकि नाक में पैकिंग की है आपने, उसके गले में, मतलब खाने वाले फूड पाइप में नहीं किया है, ठीक है. नेक्स्ट इज़ द नर्स इज़ परफॉर्मिंग इन इंडोट्रैकियल सक्शनिंग. नर्स क्या कर रही है, सक्शनिंग कर रही है, किसकी, एटीट्यूड की. बिफोर सक्शनिंग नर्स हैज़ प्री ऑक्सीजनेटेड द क्लाइंट. ये रूल होता है, आपको सक्शन करने से पहले ऑक्सीजनेट करना होता है 100%, ठीक है.
इन ऑर्डर टू अवॉइड हाइपोक्सेमिया, हाइपोक्सेमिया को अवॉइड करने के लिए जो मैक्सिमम अमाउंट है सक्शनिंग का वो कितना होगा। देखो मैक्सिमम जो अमाउंट है वो हम 10 सेकेंड्स ही ले सकते हैं, मिनिमम आप कितना भी ले लो, ठीक है, जितना नीड है, बट 10 सेकेंड से ज़्यादा नहीं करना है। और ऑलवेज़ 100% ऑक्सीजन से सबसे पहले उसको ऑक्सीजनेट भी करना होता है। तो अब इसका हम वो देखते हैं रेशनल है। तो क्लाइंट शुड बी सक्शन फॉर नो लॉन्गर देन 10 सेकेंड्स एट अ टाइम, एक बार में आप 10 सेकेंड तक ही कर सकते हो। सक्शनिंग लॉन्गर देन 10 सेकेंड्स में रिड्यूस द क्लाइंट ऑक्सीजन लेवल सो डैट ही बिकम हाइपोक्सिक, तो भाई उसके अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। उसके बाद नर्स शुड इंटरप्रेट विच ऑफ द फॉलोइंग एज एन अर्ली साइन ऑफ टेंशन न्यूमोथोरिक्स। तो नर्स को भाई पता लगाना है कि अर्ली साइन ऑफ टेंशन न्यूमोथोरिक्स क्या है, जिसको ऑलरेडी चेस्ट ट्रॉमा हो रखा है। तो जिसको ऑलरेडी चेस्ट ट्रॉमा हो रखा है, देखो तुम्हें कहीं भी ना रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस दिख जाए तो तुम आँख बंद करके उस पर मार दो। तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं, डिमिनिश बायलेटरल ब्रेथ साउंड, मफल्ड हार्ट साउंड, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस या फिर ट्रैकियल डिविएशन। सो द राइट आंसर इज रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। जो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है या फिर अरेस्ट कह लो, यूनिवर्सल फाइंडिंग होती है टेंशन न्यूमोथोरैक्स में। तुम ऐसे याद रख लो, टेंशन न्यूमोथोरैक्स है तो उसको आरडी होने के चांस है। बस तुम्हें यही चीज़, ये अर्ली साइन है, इसका मॉनिटर करना है। उसके बाद यूनिलेटरल डिमिनिश्ड और एब्सेंट ब्रेथ साउंड शुड बी कॉमन फाइंडिंग, बट मेन हमारा जाएगा रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस को। उसके बाद ट्रेकियल डेविएशन इज़ इनकन्सिस्टेंट एंड लेट फाइंडिंग, ये बहुत बाद में पता चलेगा, तब तक तो पेशेंट को ऊपर पहुंच जाए। मफल्ड हार्ट साउंड आर सजेस्टिव ऑफ पेरिकार्डियल टैम्पोनेट, तो पेरिकार्डियल टैम्पोनेट में मफल साउंड देखने को मिलता है, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, पूछा जाता है, याद कर लो। पेरिकार्डियल टैम्पोनेट में क्या देखने को मिलेगा, मफल्ड हार्ट साउंड देखने को मिलेगा। Next question is, while performing the physical assessment, the nurse observed that the client is taking small breath at first and then bigger breath. तो जब आप फिज़िकल असेसमेंट कर रहे थे, आप नर्स ने देखा कि भाई वो जो क्लाइंट है वो स्मॉल ब्रेथ ले रहा है पहले, और उसके बाद बिगर ब्रेथ ले रहा है, देन कपल ऑफ स्मॉल ब्रेथ, देन 10 to second नो ब्रेथ। तो नर्स क्या डॉक्यूमेंट करेगी, चेन स्ट्रोक रेस्पिरेशन, हाइपर वेंटिलेशन, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया या बायोट्स रेस्पिरेशन। तो इसका राइट आंसर चेन स्ट्रोक रेस्पिरेशन होगा, क्योंकि पहले स्मॉल होता है, फिर बिगर होता है, फिर स्मॉल होता है, फिर गैप, ये चेन स्ट्रोक ब्रीथिंग है, ठीक है। तो चेन स्ट्रोक रेस्पिरेशन जो होता है डिफाइंड होता है रेगुलर साइकिल से स्टार्ट होगा विद नॉर्मल ब्रेथ विच इंक्रीज एंड देन डिक्रीज फॉलोड अ पीरियड ऑफ एपनिया, ठीक है। मैंने अभी बताया ना आपको, पहले स्मॉल, फिर लार्ज, फिर स्मॉल, देन गैप, इस तरीके से इसकी साइकिल फॉलो होती है। उसके बाद हाइपर वेंटिलेशन में क्या होता है, इंक्रीज रेट और डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन देखने को मिलता है, सिजेशन देखने को नहीं मिलता है। सिजेशन आपको चेन स्ट्रोक रेस्पिरेशन में ही देखने को मिलता है। उसके बाद ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया में रीअकरिंग एपिसोड्स होते हैं अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन के, और साथ में वेंटिलेशन भी रिड्यूस हो जाता है। और बायोट्स रेस्पिरेशन को हम क्लस्टर ब्रीदिंग के नाम से भी जाते हैं। इसमें नॉर्मल रेस्पिरेशन होता है और साथ में वेरी करता है पीरियड ऑफ एपनिया का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ पेशेंट एडमिटेड विद क्रॉन्स डिजीज़, पेशेंट है जो कि एडमिट हुआ है, क्रॉन्स डिजीज़ से ग्रसित है, ठीक है, विद प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स ऑफ फीवर, डायरिया, क्रैम्पिंग, एब्डोमिनल पेन, वेट लॉस, द नर्स शुड मॉनिटर द पेशेंट विच ऑफ द फॉलोइंग। सो बेसिकली क्रॉन्स डिजीज़ है एक पेशेंट को, और उसकी कंप्लेंट है कि उसको फीवर हो रखा है, डायरिया हो रखा है, क्रैम्पिंग हो रहा है, और साथ में पेट में दर्द भी है, उसके वेट लॉस भी देखने को मिल रहा है। तो नर्स क्या मॉनिटर करेगी, हाइपर एल्बुमिनिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, हाइपोकैलेमिया या फिर हाइपरकैल्सीमिया। राइट आंसर इज़ हाइपोकैलेमिया। पोटेशियम की कमी तो नहीं, ये चीज़ देखेगी क्रॉन्स डिजीज़ में, क्योंकि हाइपोकैलेमिया मोस्ट एक्सपेक्टेड लेबोरेटरी फाइंडिंग है ओइंग टू डायरिया। डायरिया में आपको पोटेशियम की कमी देखने को मिली जाएगी। ORS देते हैं ना इलेक्ट्रोलाइट्स को मेंटेन करने के लिए, तो हाइपोकैलेमिया याद रखना। हाइपोएल्बुमिनिया जो होता है बेसिकली एसोसिएटेड विद क्रॉन्स डिजीज़, ठीक है। और एनीमिया, ऑप्शन बी इज़ अनीमिया तो यहाँ पे नहीं, हाँ ठीक है, एनीमिया इज़ एक्सपेक्टेड डेवलपमेंट बट थ्रोम्बोसाइटोपिनिया इज़ नॉट, तो एनीमिया तो है नहीं यहाँ पे, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया इससे रिलेटेड ही नहीं है। कैल्शियम लेवल इफेक्ट नहीं होते हैं, तो ऑप्शन डी भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ एंड द लास्ट क्वेश्चन कि एज पर डॉक्टर ऑर्डर यू हैव स्टार्टेड इन्फ्यूजन ऑफ TPN, ठीक है। वाइल मेकिंग राउंड यू नोटिस दैट TPN सॉल्यूशन वाज रनिंग इन करेक्ट रेट एंड इज नाउ 2 hours बिहाइंड द शेड्यूल।
विच एक्शन इज़ मोस्ट एप्रोप्रिएट फॉर द नर्स टू टेक करेक्ट प्रॉब्लम। तो बेसिकली देखो ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, मतलब ईजी क्या, बहुत बारी पूछा गया क्वेश्चन है। अब आप देख रहे हो कि डॉक्टर ने टीपीएन इन्फ्यूज़न के लिए बोल रखा है, ठीक है। आप राउंड पे गए, आपने देखा कि भाई इनकरेक्ट रेट पे चल रहा है, वो 2 घंटे हो चुके हैं। तो सबसे पहला एक्शन क्या होगा आपका, रीएडजस्ट द सॉल्यूशन टू इन्फ्यूज़ द डिज़ायर अमाउंट, कि चलो मैं ही ठीक कर देती हूँ जाके। कंटिन्यू द इन्फ्यूज़न एट करंट रेट बट रन द नेक्स्ट बोटल इन इंक्रीज रेट, फिर या फिर ये सोचोगे चलो अभी इसको जो है चढ़ जाने देते हैं, नेक्स्ट वाले में सुधार कर देंगे। या फिर डबल द इन्फ्यूज़न रेट फॉर 2 आवर्स, या फिर आप सीधा ही डबल कर दोगे इन्फ्यूज़न रेट को 2 घंटे के लिए, या फिर फिजिशियन को नोटिफाई करोगे। तो आप जब भी कोई गड़बड़ देखते हो ना ऐसी, तो सबसे पहले फिजिशियन को नोटिफाई करना होता है, खुद डॉक्टर नहीं बनना होता है, ठीक है। तो टीपीएन सॉल्यूशन जो है मस्ट बी केयरफुली एंड एक्यूरेटली इन्फ्यूज्ड, तो इसलिए डॉक्टर की सलाह लेनी ज़रूरी है। सेम गोज़ टू ब्लड ट्रांसफ्यूज़न। ब्लड ट्रांसफ्यूज़न में भी अगर आपको कुछ ऐसे गड़बड़ दिख रही है ना, तो आपको खुद डॉक्टर नहीं बनना है, और क्या करना है आपको, सबसे पहले तो इसके केस में स्टॉप करना होता है, स्टॉप द इन्फ्यूज़न, क्योंकि उसमें आपको एलर्जिक रिएक्शन देखने को मिलता है, तब स्टॉप करना है। ऐसे ही नहीं कि जाके स्टॉप कर दिया आप मन किया। तो अगर ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के टाइम पे एलर्जिक रिएक्शन देखने को मिल रहा है, चिल्स, फीवर, देन स्टॉप। उसके बाद फिजिशियन को इन्फॉर्म करना है, फिर बाकी के स्टेप्स फॉलो होंगे। अच्छा, अब इसमें आते हैं। तो टीपीएन बेसिकली बहुत ही एक्यूरेटली और केयरफुली इन्फ्यूज़ होना चाहिए। तो व्हेन टीपीएन फ्लूइड्स आर इन्फ्यूज टू रैपिडली या टू स्लोली, अगर आप देखो बहुत ही जल्दी दे दोगे या बहुत ही स्लोली दोगे तो वो भी ख़राबी है। तो आपको क्या करना है, फिजिशियन को बताना है कि भाई ऐसा ऐसा हो रखा है। तो फिजिशियन क्या करेगा, रेट एडजस्टमेंट्स शुड बी मेड विदाउट अ रिटन प्रिस्क्रिप्शन फ्रॉम द फिजिशियन, शुड नॉट बी मेड। तो बेसिकली डॉक्टर अगर चाहेगा तो उसे तेज़ चलाएगा, वो चाहेगा तो उसे स्लो चलाएगा, आपको डॉक्टर नहीं बनना है। अगर वो बोलेगा रिटन आपके पास होना चाहिए, डॉक्टर ने बोला है कि अच्छा 50 पे चलना है तो 50 पे चलेगा, 100 पे चलना है तो 100 पे चलेगा, ठीक है, पर रिटन होना चाहिए। अल्ट्रेशन इन द इन्फ्यूजन रेट कैन लीड टू इंक्रीज और डिक्रीज इन ब्लड ग्लूकोज लेवल, क्योंकि पेशेंट की जान की सवाल की बात है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट उससे करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। आप देख लो, अगर आपको इसका आंसर पता हो तो कमेंट कर देना, नहीं पता होगा तो भी कर देना, मैं इसका सही आंसर आपको बताऊंगी। और वीडियो बहुत लंबी हो रही थी, इसलिए हम इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।